नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जो हम लोग बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज कर रहे हैं, उसमें आपका ये प्राचीन भारत के इतिहास का पार्ट 2 है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है, इस वीडियो में उससे आगे बढ़ेंगे 61 क्वेश्चन से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। करें, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो सबको पता है, यो जो आया था उस समय वेनसांग वहां दर्शन करने के लिए बौद्ध धर्म का, ठीक है। तो बौद्ध धर्म दर्शन से था आपका, यह बौद्ध दर्शन के लिए अधिक विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेनसांग आपको आया हुआ था, ठीक है। आगे आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए करा कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका मुख्य कारण था कि सैनिकों की सुगमता से भर्ती हो सके, इसलिए आपको मनसबदारी प्रथा लाई गई थी। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 63 नंबर क्वेश्चन है, इसमें व्याख्या जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर है मनसब था, मनसब दिया जाता था, तो इसमें आपको मनसबदारी प्रथा इसलिए प्रसिद्ध था। तो 3 बातें इसमें निर्धारित होती थी। पहला कि पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान और सैनिक का उत्तरदायित्व, ठीक है। बाकी जो है इसमें आप देख सकते हैं कि सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों का रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती पर रख रखाव के उत्तरदायित्व जो था वो मनसबदारों पर डाला हुआ था, ठीक है। जो भी सैनिक के घुड़सवार या फिर जो भी होते थे, मतलब उनके घोड़े या सैनिक वगैरह जितने भी मतलब इसमें शामिल होते हैं आपको सैनिक सैन्य बल में, तो उन सभी का रख रखाव जो है वो किसको दिया गया था? आपको मनसबदारों को दिया गया था। और सैनिकों की भर्ती भी इसमें आपको इनका देन था, मनसबदारों का, ठीक है। जिसके बदले में मनसब आपको है कि जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। देखिए है आपका, कह रहा है कि नीचे दिए गए वक्तव्य दिया गया है जिसमें कथन और आपका दूसरा कारण है, ठीक है। कथन है आपका कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर के पतन हो गया। फिर कह रहा है आपका कि महावीर को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया, ठीक है। सॉरी, महाविहार है, महावीर नहीं, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसको हम लोग फटाफट से आएंगे, व्याख्या पे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका, इसमें बी है कि दोनों कथन और कारण सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आइए इसमें देख लेते हैं हम लोग व्याख्या क्या दिया हुआ है आपका। कह रहा है नालंदा एक विश्वविख्यात बौद्ध पीठ था। ये तो सबको पता है, नालंदा विश्वविद्यालय भी था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, जो वर्तमान में अभी राजगीर उस समय हुआ करता था, उसके निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के मध्य में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था, ठीक है। ये गुप्तों का था, ये तो सबको पता होगा। अब आगे चलते हैं। कर है 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया था। फिर है बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा, ठीक है। शुरू में नालंदा विश्वविद्यालय अपनी प्रकाष्ठा पर रहा था, उसके बाद से स्थापित हुआ था आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसके कारण फलस्वरूप क्या हुआ, नालंदा का थोड़ा अस्तित्व कमजोर होने लगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था आपको 6वीं ईसा पूर्व में, 6ठी ईसा पूर्व हो जाएगा, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी मगध साम्राज्य का उत्कर्ष माना गया है, ठीक है। जिसमें इसका वास्तविक संस्थापक कौन है? बिंबिसार, जो 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासक रहा। तो इस तरह से हम लोग प्रथम मगध साम्राज्य का संस्थापक मानेंगे बिंबिसार को। और ये जो देख सकते हैं 6वीं शताब्दी के बीच में लाइज कर रहा है। आगे देखिए है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कि ये जो है विकल्प, 2 विकल्प इसमें सही है। आपका मगध का बात कर रहा है, तो शुरू में जैसे कि सभी को पता है, शुरू में मगध की राजधानी कहाँ थी? आपको राजगिरी। फिर आपको उसको बाद में स्थानांतरित किया जा रहा है पाटलिपुत्र, इसलिए आपका ये ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो ये बाद में स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रिज, और बाद में उज्जैन भी इसको पाटलिपुत्र, तो वो मगध का ही शासक था भाई। तो हमसे मगध की राजधानी पूछ रहा है, तो ऐसे आपको प्रारंभिक मगध की अगर राजधानी पूछता तो आपका राजगिरी या गिरिब्रज हो जाता। और बाद में आपका उज्जैन ने पाटलिपुत्र को भी राजधानी बनाया था, ठीक है। बाद में जो यही कह रहा है कि मगध की राजधानी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का विषय में बौद्ध ग्रंथों के पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था
वो बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध बना था, जिसने गिरिब्रज को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए कर है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये बिल्कुल सटीक जवाब होगा इसका। तो प्रथम इसका कहाँ था? राजगीर था, जो कि आपका इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय इसका कहाँ था? राजगृह में था, जो आपका राजगीर है फिलहाल में। तो हम लोग इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन आपका है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंदों के बाद मौर्य आए थे। ठीक है, जिसमें कि आपका इसका नंद वंश के संस्थापक कौन था? शिशुनाग। ठीक है, नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो नंद वंश में कुल यहाँ पर ये शिशुनाग वंश का अंत करके बोला जा रहा है, नंद वंश हुआ था। तो यहाँ पर आपका नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे, जिसमें कि आपका उग्रसेन था, जिसमें पुराणों में इसको महापदम कहा गया है, और पंडुगति, ये सब सभी का नाम आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि अंतिम शासक कौन था आपका नंद वंश का? तो वह आपका घनानंद था, या घननंद दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको कह रहे हैं, नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी। फिर इसका कह रहे हैं, चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, एक बार देख लीजिए। नंद वंश का पश्चात मगध पर किसका हो गया? आपका मौर्य वंश, इसीलिए दे रहा है। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाता है। चलिए आगे आते हैं 68 क्वेश्चन। देखिए आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में, ठीक है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वो है आपका विशाख दत्त का मुद्रा राक्षसम। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है, विशाख दत्त कृत जो है कौन सा है? मुद्रा राक्षस, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के विषय का विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। विशाख दत्त लेखक हैं आपको मुद्रा राक्षस का। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है, और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रिसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है आपको मुद्रा राक्षस में, इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। फिर देखिए इसी का बात कर रहा है, किसका? मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त को ब्रिसल और कुलहीन भी कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये कॉन्ट्राडक्टरी चीज है, इस पे ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो कह रहा है, घुंडी राज जो है, घुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाएं भी उपलब्ध है, जिसमें विशाख दत्त द्वारा कृत है 2 और रचनाएं, जिसमें है देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितिका, या इसको अभिसारिका बंधितक या अप्राप्य भी बोला गया है। ठीक है, आगे आते हैं 69 क्वेश्चन। देखिए कर निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बीपीएससी के अलावा और भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये मगध का राजा अगर पूछेगा सिकंदर के समकालीन, तो हो जाएगा आपका घनानंद या घननंद। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका व्याख्या दिया हुआ है। कह रहा है कि महापद्मानंद उत्तराधिकारी की संख्या जो है, कह रहा है कि पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश के अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। कह रहा है, उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमिज कहा है। जिनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। ठीक है, आइए अब अगले सवाल पे आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपका है कि पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था किसका? तो आइए हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। लकड़ी का, मिट्टी का, तो ये आपका लकड़ी का बना हुआ था, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त बिहार में पटना के समीप कहाँ है? बुलंदी बाग एवं कुरमहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो अस्पुनर महोदय का है। अब देखिए बुलंदी बाग में नगर के परकोटे के अवशेष एवं कुरमहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो ये तो शिवाजी द्वारा गठित किया गया था अष्टप्रधान। ठीक है,
और जैसे कि नवरत्न आता है, अष्ट प्रधान आता है, अष्ट दिग्गज आता है, तो ये सब बातें आप सभी को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर है कि शिवाजी के राज्य के प्रशासन के लिए अष्ट प्रधान का इन्होंने रचना किया था या संगठन किया था। अब कह रहा है कि जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था, जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं आप सभी को देखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए, व्याख्या आपके लिए रहा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने आपको दक्कन की विजय किया था प्राप्त। अब देखिए, कह रहे हैं मौर्य साम्राज्य के शासक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी, जो कि दक्कन उधर ही स्थित है। कह रहे हैं इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। इसका समर्थन ये सभी ग्रंथ और अभिलेख करते हैं। अब कह रहे हैं दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। ठीक है, दक्षिण का कलिंग विजय जो है उसमें व्याख्या मिलता है अशोक का। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य क्यों ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार जो है विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जैन दक्षिण विजय आएगा आपका या दक्कन का, तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 73 नंबर क्वेश्चन आपका है। 73 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो पश्चिम भारत का आपका वही हो जाएगा जूनागढ़ का वो वाला खारवेल का। तो यहाँ पर कलिंग शिलालेख अशोक पर गिरनार है। आगे देखते हैं ऑप्शन आपका, आते हैं अगले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर रुद्रदामन का, यहाँ जूनागढ़ का अभिलेख हो जाएगा, जूनागढ़ वाला जूनागढ़ अभिलेख आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त से वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर जो है तुषास ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई थी। ठीक है, इस प्रांत के अनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया। इसमें पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ठीक है, चलिए आते हैं 74 क्वेश्चन। देखिए आपका कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, तो अशोक जो था वो शामिल नहीं था आपका श्रीलंका। बाकी अफगानिस्तान का क्षेत्र है, बिहार और कलिंग विजय का तो है ही, आपको व्याख्या मिलता ही है। तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बाकी यहाँ पर आप सब लोग पढ़ सकते हैं जो भी दिया हुआ है। यहाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पाटलिपुत्रा में हुआ था बौद्ध सभा। ठीक है, और ये आपको कौन सा था, तृतीय बौद्ध सभा था ये पाटलिपुत्रा में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिए कह रहा है कि सिंहलीय अनुश्रुति दीपवंश और महावंश के अनुसार जो है अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोखलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है, तो आपका प्राकृत भाषा का यूज किया गया है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है अशोक के इतिहास हमें उससे अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों में विभाजन 3 वर्गों में किया गया, तो सबको पता होगा, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। तो कुल मिला जुलाकर हमको ये समझना है, क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें अशोक के शिलालेख में कौन सा भाषा प्रयुक्त किया गया है। तो इसमें देखेंगे तो अधिकांश अभिलेख आपका प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, केवल 2 अभिलेखों जो है, आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी है, बाकी सब जो है वो आपका प्राकृत भाषा में, इसलिए अधिकांशतः आंसर मेरा प्राकृत भाषा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत का कौन सा लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, प्राचीन भारत का बात कर रहा है। जैसे हम लोग कोई चीज लिखते हैं तो देवनागरी लिपि में बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन दाहिने से बाएं की ओर लिखे जाने वाले जैसे कि आपका उर्दू वगैरह लिखा जाता है, तो वो आपको
वही आपको प्राचीन भारत की बात कर रहा है कि प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से इधर से आपको इधर की ओर लिखी जाती थी, तो वो है आपका खरोष्ठी। ठीक है, तो वही है आपका प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिसे पढ़ने का श्रेय मैसन और प्रिंसेप, नोरिस, लैसेन, कनिंघम आदि इन सभी विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। ठीक है, तो कर है राजा के प्रति वफादार, ये तो है नहीं आपका। आइए हम लोग फटाफट से यहाँ, चूंकि ई ऑप्शन दे रहा है तो हम लोग फटाफट से इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि अशोक धम्म के एक नैतिक संहिता थे। ठीक है, धम्म जो है एक नैतिक संहिता थी, मतलब इसमें नैतिकता का वर्णन मिलता है कि कैसा होना चाहिए मनुष्य का व्यवहार विचार, तो वो चीज आपका इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं ले लेंगे। अब कह रहा है अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख में के माध्यम से संदेश देते हैं। क्या उसमें है कि अपा सिनवे बहुकायने दया दाने साचे, इसका हम लोग डायरेक्ट अर्थात पे आते हैं। कह रहे कि कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना, ये सब जो है आपको ये 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश दिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस प्रकार अशोक का धम्म का मूल संदेश क्या है? शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता। ये सब किसका लक्षण है आपको? तो नैतिकता का है। अतः सही विकल्प मेरा ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह जाएगा आपको भ्रावु स्तंभ। ठीक है, स्वयं को बताया है भ्रावु स्तंभ में या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट इसमें व्याख्या किया गया है। जो लिखा हुआ है पाद्यसी लाजा मगधम संधम अभिवादेतुन वाहा अपावा धतंच, यही चीज है। कर है यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। इसी में आपको स्पष्ट होता है कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये तो सबको पता होगा, अशोक के लिए शब्द यूज हुआ है वो है संभवतः आपका आते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं क्लियरली आपको। तो आपको कौन सा था? वही है प्रियादर्शी। ठीक है, प्रियादर्शी का ज्यादा यूज हुआ है, तो जो आपका बी ऑप्शन में था। अब यहां पर देखिए हम लोग का है अशोक के अभिलेखों ने सर्वत्र उसे देवानप्रिय या फिर देवान प्रियदर्शी, फिर देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, जिसको हम लोग देवनाम प्रियदर्शी भी बोलते हैं, करह तथा राजा आदि के उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में इसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? नाम है अर्थ लेकिन काम है राजनीति का। ठीक है, ये तो सबको याद होगा। अर्थ लिखा हुआ है तो अर्थ मतलब ये आपका वाणिज्य से संबंधित नहीं है, तो आपको ध्यान देना है। हमेशा आता है ये क्वेश्चन बहुत बार कि अर्थशास्त्र किससे संबंध रखा है, तो ये राजनीति का है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का इसमें व्याख्या मिलता है आपका। तो यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया गया है। ठीक है, आगे है, कह रहा है कि कौटिल्य के पुस्तक जो अर्थशास्त्र है किस विषय पर आधारित है? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये आपको एक राजनीतिक परिभाषा प्रदर्शित करता है, राजनीतिक इसमें चित्रण किया गया है। तो इसमें ये अर्थशास्त्र नाम से लिखा हुआ है, लेकिन ये आर्थिक संबंध इससे नहीं है, नहीं विदेश ना ही धन का कोई इसमें व्याख्या नहीं है। तो ये अर्थशास्त्र आपका इनमें से राजनीतिक है, तो कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन ले लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये है, बाकी व्याख्या रहा आपके लिए। आगे चलिए, कह रहा है कि मेगास्थनीज के भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो इसमें आपको मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में बांटा है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें 7 वर्गों में बांटा गया है और वेदों में कितना है आपका? 4 है। ठीक है, तो बाकी आप देख लीजिए व्याख्या कौन कौन सा है श्रेणी में जो किया है। एक है दार्शनिक,
एक है कृषक, एक है पशुपालक, एक है कारीगर, एक है योद्धा, एक है निरीक्षक और एक है सभासद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज है कि मौर्य काल के कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। ठीक है, जो आप माने अगर आप नाई हैं तो नाई का ही काम कर सकते हैं आप, न कि किसी का और किसी और जाति का काम कर सकते हैं, और शादी भी उसी में कर सकते हैं। तो ये व्याख्या आपको मिलता है किसका, अर्थशास्त्र में ही ये चीज वर्णन है। अब देखिए कर है क्वेश्चन है कि मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख जो किया गया है वो है आपका मेगास्थनीज का पुस्तक जो है वो है आपका इंडिका में किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब विशेष रूप से यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहा है आपका कि अगर ये आएगा कि 7 वर्गों का विभाजन जो है वो किस में मिलता है विशेष रूप से, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, आपका देख लीजिए यहाँ पर आंसर आपका डी ही दे रहा है, बाकी व्याख्या जो दिया हुआ है अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो वही सेम टू सेम है आपका। यहाँ पर मेगास्थनीज का पुस्तक जो है इंडिका में मिलेगा, वो भी 7 वर्णों में। ठीक है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। शायद मैंने पीछे बोल दिया है, आप ये बोल दिया था अर्थशास्त्र का शायद उच्चारण हो गया था, क्योंकि ऊपर अर्थशास्त्र का क्वेश्चन था। तो इस चीज को नोटिस कीजिएगा, वो आपका मेगास्थनीज का इंडिका है। ठीक है, अर्थशास्त्र नहीं होगा। तो 7 वर्गों का आपको विभाजन कहाँ है, इंडिका में है। चलिए आगे चलते हैं। पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रन सी किसने लिखी है? ठीक है, तो इसके लेखक आपको कौन है, एक ग्रीक रोमन पेरिपल्स है, जो कि आपको एक डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर देखिए मनुस्मृति का ये डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रिपेल्स ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखा है, तो इसमें आपका हो जाएगा पेरिपल्स। तो यहाँ पर आपका नहीं है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों में से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। तो इससे लगभग 60 में से अलेक्जेंड्रियाई का नाम अनाम नाविक ने लिखा। इसमें से भारत के आयात और निर्यात को की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है। किसमें, पेरिपल्स ऑफ द इंडियन इरिथ्रियन सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करा है वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह है ही आपका इंडिका, मेगास्थनीज का इंडिका है, जिसमें कि पाटलिपुत्र नगर प्रशासन व्यवस्था का भी वर्णन है। जैसे मौर्यकालीन आपका कौन सा है, तो मौर्यकालीन आपका अर्थशास्त्र है। उसी तरह से आपका पाटलिपुत्र के प्रशासन का पूरा अच्छा से व्याख्या मिलता है आपको, इंडिका है। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं व्याख्या। करा है कि मेगास्थनीज के पाटलिपुत्र के नगर परिषद के 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया गया है। यह नगर के पदाधिकारियों का एसटी नोमोई जो है कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले बनाया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि उद्यान स्थापना, और यहाँ पर ये 2 चीजों का थोड़ा डाउट आपको लग रहा होगा, तो व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन के संगम पर हर्यक वंशी शासक उद्यान ने की थी। ये तो बिल्कुल क्लियर है, स्थापना का जहां बात आएगा आंख मूंद के उद्यान मारेंगे हम लोग। वह अपनी राजधानी राजगिरी से कहाँ लाया था, पाटलिपुत्र लाया था। फिर किंतु विकल्प में उद्यान नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर मानेंगे। ठीक है, उद्यान नहीं होने के कारण आपका चंद्रगुप्त मौर्य पे गया है, चूंकि मौर्य का है तो यहाँ पर और तो कोई है नहीं, इसलिए आपको, क्योंकि पाटलिपुत्रा का इनका भी राजधानी था, तो ये आपको हम लोग यहाँ पर पाटलिपुत्रा अपनी राजधानी ले लेंगे। लेकिन सर्वप्रथम यहाँ पर शब्द जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम का जहां तक सवाल है वो हो जाएगा आपका उद्यान का है। ठीक है, अब ऑप्शन नहीं रहने के कारण ये दे रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन में आया था। तो देखिए ये जो है गुप्त काल का सबसे मानिए तो स्वर्ण जो होता है, क्या ट्रिक दिए थे आप लोगों को, इस स्वर्ण जो होता है वो छिपा कर रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है, तो ये गुप्त कालीन हो जाएगा। तो गुप्त कालीन आपका इसमें हो जाएगा कुषाणों में। ठीक है, कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। और देखिए यहाँ पर एक चीज है, इसका दे रहा है आंसर सी कि स्वर्ण सबसे ज्यादा था, बीमा कद फिशेस, बीमा कद फिशेस का था। ठीक है, तो
कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीमा कदफिसेस का स्वर्ण मुद्राओं में प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बीमा जो है, बीमा कदफिसेस, इसमें स्वर्ण मुद्रा के प्रचलन में सबसे अधिक योगदान माना गया है, कुषाण शासक थे। आगे देखते हैं 89 क्वेश्चन कर रहा है आपका कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। तो गांधार शैली मेन कुषाणों के समय में ज्यादा चरमोत्कर्ष पे हुआ था। आपको है कि कुषाण शासक कनिष्क के काल में क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियां विकसित हुआ, एक गांधार और दूसरा मथुरा शैली। ठीक है, कुषाण शासक के काल में दो ही आपका हुआ है, गांधार और मथुरा। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। और गांधार कला जो है वो आपको किससे प्रभावित थी, ये क्वेश्चन आता है आपका। तो गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। यहाँ पर आप देख लीजिए ये किसका था, यूनानी कला से प्रभावित था। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी। तो आपका कनिष्क था, चौथा आपको कश्मीर में जिसका आयोजन हुआ था। ठीक है, बाकी व्याख्या देख लीजिए, कल के वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था जब हम लोग बौद्ध धर्म का क्वेश्चन पढ़ रहे थे। इसी में चौथे धर्म में ही आपको एक भाष्य लिखा हुआ था इस पे, जिसका विभाषा शास्त्र नाम टीका दिया गया था, टीका संकलित किया गया था। और इसी में आपका चौथे बौद्ध संगति में ही ये जो है बौद्ध दो भागों में टूट जाता है, आपका हीनयान और महायान। ठीक है, दो संप्रदाय में विभक्त होता है। आगे चलिए 91 क्वेश्चन करें, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो सुंग के बाद आए कन्नौ। ठीक है, कन्वा, यहाँ कन्नौ भी है, तो कन्नौ आए थे। सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे और अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार दिया गया। और फिर वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली उसे कण्डव कहा गया। ठीक है, तो वासुदेव ने कण्डव और या फिर कण्वायन नाम से इस वंश को जाना जाता है। अब करें सुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था, चूंकि इनके ही पुरोहित थे तो वो तो होगा ही ब्राह्मण वंश। अब चलिए आगे है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किससे। तो राजा खारवेल का है आपका कौन सा अभिलेख, यहाँ पर देख लीजिए, आपका हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा। यहाँ पर हाथी गुफा अभिलेख, सी ऑप्शन देखते हैं, आपका सही दे रहा है। आपका रहे कलिंग का जो चेदी राजा हैं वो आपको खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में एक थे। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी की पहाड़ी की हाथी गुफा से एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये तो पिछले क्वेश्चन में ही पढ़े थे हम लोग कि हाथी गुफा कहाँ है, आपका उड़ीसा में है और ये आपको पड़ता है उदयगिरी की पहाड़ी में। ठीक है, इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राजा अभिषेक तथा राजा होने के बाद के 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। इस अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, करें नगरों के क्रमिक पतन के किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, तो नगरों का पतन होते चला गया आपका गुप्त काल में। यहाँ पर देखिए गुप्त काल में हम लोग का व्याख्या जो है यहाँ पर दिया हुआ है, गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उसमें से अधिकांश गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन व पाटलिपुत्रा जैसे महत्वपूर्ण नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। ठीक है, मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सोगारा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी का अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हवास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 94 क्वेश्चन देख लीजिए आपका, निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो वो था आपका ताम्रलिप्ति। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है आपका ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह था गुप्त काल का, जहां से उत्तर भारत के, तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा उपयोग होता है, तो यहाँ पर तो ई ऑप्शन दे रहा है। इसके अलावा मतलब एक से अधिक हो जाएगा, जैसे कि इसके अलावा और क्या है, भारत के साथ उत्तर भारत में होता था आपका सुमात्रा, फिर आपका सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम बंगाल का एक और देखिए दे रहा है आपका भड़ोच, तो भड़ोच भी हो जाएगा, ताम्रलिप्ति भी हो जाएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन एक से अधिक चला जाएगा तो ई हो जाएगा। ठीक है, बाकी व्याख्या यहाँ पर देख लीजिए आपका दिया हुआ है।
पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह जो है वो भृगी कच्छ, या जिसको हम लोग मंडोज भी बोलते हैं, तो ये आपका ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसमें पश्चिम देशों के साथ व्यापार होता था, तो या इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे में भी देखिए यहाँ पर कल्याण और बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे 95 नंबर का रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। आते हैं, ए बी यहाँ हो गया आपका, फिर आइए देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर सी और डी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक दान मिला था किसमें? गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त वंश में। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, करे गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या था, ठीक है। तो उपज का 6वां 1/6 लगता था, ठीक है, 1/6। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है और भी बहुत सारे एग्जामों में जो आपको थोड़ा डीपली आता है, जैसे CGL, SSC, ये सब में क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ आपको मिलेगा कि गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या था। तो उपज का कितना लगता था? 6वां भाग लगता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो इसमें आपको गुप्त का माना गया है, किसमें? भागवत संप्रदाय के विकास में। क्लियर है? भागवत संप्रदाय क्या है? तो वही वैष्णव धर्म है जिसका चरमोत्कर्ष गुप्त साम्राज्य या गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश जो है वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म भी बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। किसका? तो ये आपको गुप्त का आकर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वही है, गुप्त राजाओं ने यहाँ पर परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु के वाहन गरुड़ गुप्तों के राज्य चिन्ह था, ठीक है। यही कारण है कि जो विष्णु का वाहन है कौन? गरुड़ पक्षी, वो गुप्तों का राज्य चिन्ह था, ठीक है। आइए 98 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होती है। तो सबसे पहले बताया था आपको आर्यभट्ट ने, ठीक है। चलिए, आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें देखिए आपका गुप्त काल के औषधि के क्षेत्र में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका डायरेक्ट आ जाते हैं व्याख्या पे, चूंकि ये ऑप्शन दे रहा है तो डाउट नहीं रखेंगे हम लोग। कह रहा है कि सुश्रुत की शल्य क्रिया का जनक कहा गया है। किसको? ऑपरेशन का जनक कौन है आपको? सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत हो जाएगा। यह काशी के रहने वाले थे। यह काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सैनक ऋग्देव कालीन ऋषि थे, ठीक है। और सुदक जो है शूद्रक गुप्त कालीन नाटकार या साहित्यकार थे, ठीक है। तो यहाँ पर सौमिला देखिए हैं आपका, सौमिला गुप्त कालीन नाटकार है जिसने कालिदास के भाष्य और कवि पुत्र के साथ याद किया है। बाकी जो है आप व्याख्या अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यद्यपि यहाँ पर देखा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अपने प्रारंभिक उत्तर परीक्षा में इस उत्तर का विकल्प ए माना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्राडक्टरी हो गया है, क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ जो है इतना प्रारंभ होता है जो सुश्रुत के मान्य काल के करीब 1000 वर्ष बाद का, इसलिए सुश्रुत को गुप्त कालीन के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है, ठीक है। लेकिन बीपीएससी ने अपने क्वेश्चन को ए इसमें किसी में माना हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप कह रहा है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्व काल में अध्ययन किया था। तो वो है आपका नालंदा। ये तो सबको पता है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने ही आया था वो, और वहां पर बौद्ध धर्म के लिए आया था। तो यहाँ पर देखिए 637 में वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था। और कह रहा है इस समय यहाँ के कुलपति कौन थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए याद रखिएगा, कुलपति आचार्य सीलभद्र थे उस समय, ठीक है। कौन थे? सीलभद्र। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। तो कह रहा है कि लगभग 1.5 वर्षों तक नालंदा में
निवास कर अपने योगास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धनाय, कटक होता हुआ कांची पहुंचे और अपना यात्रा का दूसरा वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिया। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो कह रहा है कि वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे इसमें मतलब कहने का मतलब वेनसांग ने किस स्थान को जो है बताया है सूती वस्त्र कपड़ों के उत्पादन का माने सर्वाधिक उत्पादन करता शहर है वो है आपका मथुरा। ठीक है, बाकी व्याख्या यहाँ पर देखिए, औद्योगिक नगर मथुरा था जो कि आपका सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 102 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि कवि बाण, ठीक है, कवि बाण निवासी थे आपके पाटलिपुत्रा के। ठीक है, तो ये जो है बाण भट्ट कवि, जो यहाँ पर खाली बाण लिखा हुआ है तो वही बाण मतलब समझना है, बाण भट्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है बाण भट्ट वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये जो है पाटलिपुत्रा के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये बाणभट्ट का है हर्षचरित, कादम्बरी, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आपका। तो और एक है चंडी शतक। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। और दरबारी किसके थे? आपको हर्षवर्धन के। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका कि चिन्नी यात्री जो है, ठीक है, चिन्नी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग कब? तो वो हो जाएगा आपका 671 से 72 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चिन्नी यात्री इत्सिंग जो है वह एक युवक था। उसने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व के भ्रमण करने का निश्चय किया था। यह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था। 675 से लेकर 85 तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और जो है 93-94 के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया था। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो वे ये देखिए, फाहियान जो आया था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर मौर्य बोल सकते हैं। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा, शासनकाल में जो है फाहियान आया था। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है वही हाल है आपका। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने 99 से 412 तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन आपका आ गया। तो ये आपको कुमार गुप्त द्वारा किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। 2015 में भी ये देखिए 2015 का ही है। तो वेनसांग के अनुसार जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? शिक्रादित्य थे। ठीक है, और उस समय जो अभी ऊपर बताए थे कि इसके कुलपति कौन थे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, हम लोग को नज़र आ रहा है कि शक्रादित्य की पहचान जो है वो कुमार गुप्त के प्रथम में की जाती है। और देखिए यहाँ पर है कि संस्थापक शक्रादित्य थे नालंदा विश्वविद्यालय के, और जिसने बौद्ध धर्म के जो है तो शक्रादित्य किसके लिए यूज किया गया है? ये कुमार गुप्त के लिए। ठीक है, तो कुमार गुप्त के प्रसिद्ध उपाधि कौन था इसमें? महेंद्रादित्य। उसने कौन सी उपाधि ली थी कुमार गुप्त ने? महेंद्रादित्य का। ठीक है, यहाँ पर देखिए महेंद्रादित्य स्पष्ट रूप से दिखाई देगा आपको। तो महेंद्रादित्य ये किसका उपाधि है? कुमार गुप्त का। क्लियर, आगे चलते हैं। कह रहा है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ से था? तो जावा और सुमात्रा से माना गया है। ठीक है, पाल वंशी शासक देवपाल के बौद्ध मत अनुयायी था। लेखकों में उसे परम सौगत कहा गया है। इसमें जावा और शैलेंद्र वंशी शासक कौन थे? बपलो पत्र से अनुभव पर नालंदा में विद्या विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आइए फटाफट से। कह रहा है कि सुवर्ण भूमि की वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा वह रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल में 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? ठीक है, तो वो थे आपके बालपुत्र देव। सी ऑप्शन दे रहा है आपका। ये क्लियर हो गया आपका कि मतलब सुवर्ण भूमि का राजा कौन थे आपको? तो ये बालपुत्र देव। क्लियर है। यहाँ पर देखिए
सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांवों के लिए प्रार्थना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया। आइए अगले क्वेश्चन इस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे आपका नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे आपके, तो मुसलमानों द्वारा किया गया है, तो वो तो सभी को पता है, आपको खिलजी ने किया था उसको, तो यहाँ तो सबको पता है कि मुसलमानों द्वारा किया गया है। देखिए यहाँ पर दे रहा है नालंदा विश्वविद्यालय दे ही दिया आपका कि बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। वह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 109 नंबर कह रहे खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी जो थे वो कौन थे, आपको चंदेल उसमें सहयोगी थे। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय कब 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम माना गया है। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन कंदरिया महादेव, तो ये हो जाएगा आपका खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ से स्पष्ट देख लीजिए कहाँ है आपका, छतरपुर जिला में। आगे चलिए, कह रहा है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, आ गया आपका तो धर्मपाल। ठीक है, नालंदा का आपको याद रखना है और विक्रमशिला का, तो दोनों आपको आता ही रहता है एग्जाम में, तो विक्रमशिला का हो जाएगा धर्मपाल और उसका कुमारगुप्त, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाकी व्याख्या यहाँ देख लीजिए। उस समय जो थे दीपंकर श्री ज्ञान जो उपाध्यक्ष आतिश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं। ये तिब्बत भी गए हुए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हो गया ये क्लियर। अब आते हैं 111 नंबर क्वेश्चन कर है आपका कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ठीक है, तो चेर चोल और पांडवों का हुआ है लेकिन कदम का नहीं हुआ, तो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट। आते हैं अब हम लोग इसका फटाफट से देखते हैं अगले क्वेश्चन पे व्याख्या देखते हुए। ठीक है, तो ये आपका रहा व्याख्या जो आपको संगम साहित्य में केवल चोर चेर और पांडे राजाओं के उद्भव का विकास का विचार विवरण मिलता है। बाकी आइए देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि संगम युग में, ठीक है, उरैयूर किस लिए विख्यात था, तो यहाँ पर कपास के, देखिए बी दे रहा है, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था आपका संगम युग में उरैयूर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज पढ़ लेते हैं। कह रहे तमिलनाडु के तिरुचारीपल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। अब यहाँ पर एक चीज आपको और चीज मिला कि ये जो है कावेरी नदी के तट पर पड़ता है और आपका उरैयूर संगम कालीन चोलों का ये जो था राजधानी था। यह कारी एवं वाराणम नामों से भी प्रसिद्ध था, इसका और भी नाम था कारी और आपका वाराणम। अब यहाँ पर संगम युग के उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र था। क्लियर है ये तो। अब देखिए करें मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको विशाख दत्त। ठीक है, तो यहाँ पर मुद्रा राक्षसम या मुद्रा राक्षस हो जाएगा विशाख दत्त। यह ग्रंथ मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया है, ब्रिसल और कुलहीन कहा गया है। ठीक है, और ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, क्वेश्चन आया हुआ है, चंद बरदाई द्वारा लिखा गया था। तो चौहान वंशीय पृथ्वीराज तृतीय, जिसको आपको राय पिथौरी के दरबारी कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। आगे है स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है आपके, तो ये आपको भास ने लिखा था। अब कह रहा है महाकवि भास ने 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्होंने 1909 में श्री टी गुप्ती शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों का नाम यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, जो है आपका, तो यहाँ पर जो भी आप देख लेंगे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है आपका कि कुमार संभव महाकाव्य जो है इसके किस कवि ने लिखा है, इसके कवि कौन है, तो आपको कालिदास कुमार संभवम या कुमार संभव लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। फिर कह रहा है इसमें 17 सर्ग दिए हैं, इसमें प्राकृतिक चित्रण एवं कार्तिकेय की जन्म कथा वर्णित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है
उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन काल के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक है, तो वो है आपका मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो है स्रोत, वो तो सबको पता है। तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखा गया है, ये आपका मिलिंद पन्हो, ये भी आपको आ चुका है। तो और ये किस भाषा में है? पाली भाषा में है। और नागसेन और हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन इसमें मिलता है मिलिंद पन्हो में। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। अब देखिए आगे है हर्षचरित का नाम। ये जो हर्षचरित नामक पुस्तक है किसने लिखा है? तो ये बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, ऊपर ही पढ़े हम लोग। तो यहाँ पर हर्षचरित ग्रंथ के सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो यह एक आख्यायिक है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक और उसके पूर्वजों की जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे चलिए चोल काल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो आपको ग्राम पंचायत व्यवस्था जो थी चोल वंशों की एक प्रमुख पहचान थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चोलों का जो था स्थानीय स्वशासन, समझ सकते हैं जो आप अभी हम लोगों ने पढ़ा पंचायत का बात। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर है आपका ग्राम पंचायत चोलों का प्रमुख विशेषता था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वायत्त शासित ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती थी। तो वही चीज है आपका यहाँ पर कि आपका जो है सामाजिक साम्राज्य जो है व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, वो था आपका चोलों का। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। आपका व्याख्या हो जाएगा, उपयुक्त व्याख्या ही आपका है जो अभी ऊपर हमने दिखाया। आगे देखते हैं, कर है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो उसको गोपुरम बोला गया है। ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार को गोपुरम नाम दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्य और चोल राज्य कालों में द्रविड़ शैली पनपती रही। फिर आगे जो भी व्याख्या है आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे आते हैं अब हम लोग। कर रहा है यहाँ पर देखिए बस इतना ही है, बाकी आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास चालू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे आप सभी के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि आपको जितने भी बीपीएससी पूछे क्वेश्चन अभी तक में 38वीं से लेकर के 66 आपको बीपीएससी प्रीलिम्स का जितना भी एग्जाम हुआ है उन सभी का कलेक्शन आपको मध्यकालीन भारत से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उसका एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको सब चीज़ दे दूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।